सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस बैडमिंटन जोड़ी ने मलेशिया ओपन में मेंस डबल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल? तो आंसर होगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो भारतीय बैडमिंटन की सबसे सफल जोड़ी है ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्होंने भी मलेशिया ओपन में इतिहास रच दिया। कैसे? तो अभी उन्होंने मलेशिया ओपन में मेंस डबल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल, और गोल्ड इसमें किसने जीता? चाइना की जोड़ी ने जीता है। और वैसे भी इनका नाम तो आपको जरूर याद होगा, क्योंकि अभी 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने। बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखना ये। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे बैडमिंटन प्लेयर और हैं एच.एस. प्रणय। अभी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब इन्हें जीता था। और जो अभी एशियन गेम्स हुए थे ना, जो कि 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे, उसमें बैडमिंटन में गोल्ड जीता था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ही। उसमें बैडमिंटन में एक सिल्वर भी आया था हमारे पास, वो सिल्वर लेकर के आए थे किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी की जोड़ी। और एक ब्रोंज आया था, वो ब्रोंज लेकर के आए थे एच.एस. प्रणय। और एक सुधीरमन कप, याद रखना इसका संबंध बैडमिंटन से ही है। अभी 2023 में ये चाइना में हुआ था, उसको चाइना ने जीता था, साउथ कोरिया को हराया था। अब ये 2025 में सुधीरमन कप कहां पे होगा? स्पेन में होगा। वैसे अगर बात करें अपन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो इसके अध्यक्ष याद रखना हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी है। और अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है ये, और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में अभ्यास सहयोग काजिन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो चेन्नई में हुआ। एक्सरसाइज का नाम है सहयोग काजिन। यह भी 8 से लेके 12 जनवरी तक हुआ, भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में। कहां पे हुआ? चेन्नई में हुआ। इसमें भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य ने हिस्सा लिया। तो ये याद रखना आप। वैसे जापान के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? तो जिमेक्स एक्सरसाइज करते हैं, धर्मा गार्जन करते हैं, वीर गार्जन एक्सरसाइज करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन मालाबार में तो क्वाड देश होते हैं, 4 देश होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आ गया। तो पिछले 1 साल में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग भूल गए हो, और अगर आप कहते हो कि नहीं भूले तो अभी मेरे साथ साथ बोलना, पता लग जाएगा। जैसे कि ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, इसका आयोजन हुआ था मिस्र में, पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था। एक ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ था, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, सिडनी में। एक सी सेट एक्सरसाइज हुआ था, सिंगापुर ने होस्ट किया था, भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग। और तरंग शक्ति एक्सरसाइज याद रखना, ये 2024 में होगा। इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा, लगभग 12 देश इसमें हिस्सा लेंगे। जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुआ था, ये दुबई में। एक टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया था। और मालाबार एक्सरसाइज 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मैंने कहा ना, मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। कोमोडो एक्सरसाइज इंडोनेशिया में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था। और जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, विशाखापत्तनम में। पिछले साल जापान के साथ हमने धर्मा गार्जन और वीर गार्जन एक्सरसाइज भी किया था, वो जापान में किया था। और सेल्वेक्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, केरल के कोच्चि में। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, मंगोलिया की कैपिटल उलन बतौर में। उसके अलावा अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता, सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज और एक होता है एक्यूवेरियन एक्सरसाइज, ये दोनों हम मालदीव के साथ में करते हैं। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था, बाटम इंडोनेशिया में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ था, यूके में हुआ था ये। और यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया था, अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। और पिछले साल हमने सिंगापुर के साथ एक अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी किया था। इसके साथ सिम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुई थी, तिरुवनंतपुरम में। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुई है, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्ट लिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में।
और मिस्र के साथ हमने पहली बार एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1 नाम से राजस्थान में। और अभी 19वां युद्ध अभ्यास हमने किया था भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये अलास्का में। FTX मतलब होता है फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये रशिया के मॉस्को में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था। और अभ्यास चक्रवात ये इंडियन नेवी ने आयोजन किया था, गोवा में हुआ। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है मेघालय की उमरोई में। ASEX-01N मतलब पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, जो हुआ था इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में। और मिलन एक्सरसाइज याद रखना, अभी ये फरवरी 2024 में होगा, इंडियन नेवी आयोजन करेगी, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में। बाकी काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ये ओटार कजाकिस्तान में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज अभी आंध्र प्रदेश में जो एयर फोर्स स्टेशन सूर्यलंका है वहां पे इसका आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था। इसको तो हमने एक अलग से करंट अफेयर्स में पढ़ा था, याद रखना ये। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी हुआ अभी भारत और श्रीलंका के बीच में, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज अभी हमने किया, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, तो शायद नवंबर या दिसंबर की बात है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ ये पर्थ में। सूर्य किरण भी अभी हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो अभी तक ये जितने भी एक्सरसाइज बताई ये 2023 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। वैसे अभी जनवरी में हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। कौन सी? डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक्सरसाइज है। कहाँ पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ये भी याद रखना आप। तो आप देखोगे इस डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के एक क्वेश्चन में हमने 2023 के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सारा निपटारा कर दिया है। तो बस आपसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, मुझे सपोर्ट जरूर करें इस वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करके, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, कंटेंट तैयार करता रहूं। क्योंकि हर इंसान को काम करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको भी पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन है आपकी जॉब। आज के इस वीडियो को हमारा टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का, तो इसको पूरा करने में मेरी हेल्प करें। बाकी इनकी क्विज बना करके जरूर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, PDF भी मिल जाएगी। कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अगला प्रश्न देखेंगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जनवरी को। तो हर साल 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में ये सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जनवरी 1953 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा रिटायर्ड हुए थे, और इस दिन को पहली बार हमने मनाना शुरू किया 2016 से। अच्छा, इसी को जोड़ करके एक और डे में आपको याद करा दूं कि हमारे जो ये पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, वे 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। इसीलिए उस दिन को हम सेना दिवस यानी कि आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो देखो, 14 जनवरी को वो रिटायर्ड हुए थे, तो उसको हम क्या मनाते हैं? आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को वो हमारे पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, तो उस दिन को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, ऐसे याद रखो। अच्छा, फिर चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्र मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्र युवा दिवस, और अभी 14 जनवरी को ये दिन मनाया। तो ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। जलवायु सम्मेलन 2024 कब इसका आयोजन हुआ? 12 जनवरी 2024 को। कहां पे? मुंबई में। और थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, डिकोड द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। आयोजन किसने किया? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अच्छा, वैसे भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। अच्छा, अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के नासिक में अभी 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। अच्छा, एक काम करता हूं, सम्मेलन वाला प्रश्न है तो 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, कुछ सम्मेलन है, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि एक तो ये हो गया विश्व मसाला कांग्रेस, इसका भी 14वां संस्करण हुआ था 2023 में, मुंबई में हुआ था ये भी। अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत में पहली बार हुआ।
पहली बार ही अभी हल्दी सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था, ये मुंबई में हुआ। और हल्दी से याद रखना भी, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन ये मुंबई में हुआ, तीसरा संस्करण था। और वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन ये भी जर्मनी के बर्लिन में हुआ। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक अभी मोरक्को के मर्राकेश में हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी 141वां सत्र हुआ था भारत में भी कहा, मुंबई में। और ये दूसरी बार था जब इसका आयोजन भारत में किया गया। लास्ट टाइम पहली बार किया गया था 1983 में, तब नई दिल्ली में हुआ था। और अभी 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये हुआ था पराग, चेक रिपब्लिक में। और बताओ कि भारत ने किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन किया? नई दिल्ली में। पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। और बताओ कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। तो ये टॉप 10 मैंने आपको समिट्स रिवाइज करवाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। अभी इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल के लिए मैदान में उतरते ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली। उनके बाद वैसे आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और जॉर्ज डॉक्रेल हैं, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 134 और 128 मैच खेले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोहित शर्मा है 150 मैच के साथ। अच्छा, इन्हीं के साथ एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अभी T20 इंटरनेशनल के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो न्यूजीलैंड के टिम साउदी बन गए हैं, ये भी ध्यान रखना। और आपको याद है अभी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2023 में, 13वां संस्करण था, भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा करके। अभी मैं पूछूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन जो कोलकाता में हुआ था, उसको किसने जीता? तो आंसर करना, पंजाब ने जीता। और किसको हराया? बड़ौदा टीम को हराया था। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये हरियाणा ने जीता है, राजस्थान को हराया। अभी अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन ये हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको बांग्लादेश ने जीता है, यूनाइटेड अरब अमीरात को हरा दिया। और एशिया कप से 2 पॉइंट मैंने आपको हमेशा याद करवाए हैं, ये तो अंडर 19 एशिया कप हो गया। लेकिन अभी सीनियर में मेंस कैटेगरी की बात करें, यानी कि मेंस का एशिया कप अभी जीता, किसने जीता? पहले तो ये बताओ हुआ कहाँ पे था? पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, भारत ने जीता श्रीलंका को हरा करके। और इसी तरह महिलाओं का एशिया कप, जिसको बोलते हैं वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023, यह भी हांगकांग में हुआ था, इसको भी भारत ने जीता था। यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हराया था, तो ये भी याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी 2024 में मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे? तो साउथ अफ्रीका में होंगे। पहले ये श्रीलंका में होने वाले थे, अपडेट कर रहा हूं मैं आपको, ये श्रीलंका में होने वाले थे। वैसे तो मैंने प्रश्न पढ़ाया भी आपको। तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया, इसलिए अब ये साउथ अफ्रीका में होंगे, ये याद रखना। और आपको याद है भी T20 इंटरनेशनल में ही 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी थी? तो स्मृति मंधाना बनी थी। पहली कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थे, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिवाइज कराई मैंने आपको, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा माइकल देवव्रत पात्रा। तो अभी केंद्र सरकार ने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 साल से बढ़ा दिया है। वे 2020 में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने थे। वैसे पिछले साल भी उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और अभी एक बार फिर बढ़ा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन को इसी तरह से बनाया है कि आपको पता चल सके। पहले तो आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, देखो, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा और जे स्वामीनाथन। और एक होता है गवर्नर, जो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है और 25वें नंबर के हैं। चलो आरबीआई के बारे में और जानकारी आपको दे दें। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। और अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी बोलते हैं। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हमने कहा गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। लेकिन गवर्नर से 2 तरह के प्रश्न और बनेंगे आपसे कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अब सीडी देशमुख का नाम भी आप करंट अफेयर्स में लिंक करके याद करोगे कि यार इससे संबंधित हमने प्रश्न एक पढ़ा था। और क्या प्रश्न था वो? क्या भी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था।
बाकी देखो ये लोगो है ना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। इसमें एक पेड़ है, कौन सा पेड़ है? पाम ट्री है, ताड़ का पेड़। और उसके आगे एक जानवर आपको दिख रहा होगा, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। और यहाँ के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, जिनकी बुक आई है अभी, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम से। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट आई थी, उसने भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी थी। अभी आरबीआई ने अंतर्दृष्टि पोर्टल को भी लॉन्च किया था। अभी वैसे शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, ये भी ध्यान रख सकते हो आप, तो ध्यान रखना ये सब पॉइंट्स। अगला देखते हैं। चलो फिर बताओ, जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ? तो बेगमपेट हवाई अड्डा। तो विंग्स इंडिया 2024 ये देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। कब से कब तक? 18 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक। कहाँ पे? बेगमपेट हवाई अड्डा, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसका आयोजन करता कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, एयरपोर्ट से ही कुछ प्रश्न आपको याद आएंगे, जैसे कि भी हेनले पासपोर्ट रैंकिंग आई थी, उसमें भारत 80वें स्थान पे था। टॉप पे तो कोई एक देश नहीं था, टोटल 6 देश थे, तो भारत की रैंक याद रखो बस। और अभी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वैसे भी यूनेस्को ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड दिया था, ये अच्छी बात है। उसके अलावा अभी उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। अभी डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? असम में है। देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। और हमारे एविएशन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, स्टील मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस बार ये इस रिपोर्ट का 19वां संस्करण है। वैसे तो इस रिपोर्ट में कोई रैंकिंग वगैरह जैसे होती है ना, ये देश पहले स्थान पे, भारत इतने स्थान पे, तो ऐसी कोई रैंकिंग वगैरह नहीं दी जाती इसमें तो बस ये बताया जाता है कि आने वाले समय में किसी भी देश की इकोनॉमी को क्या रिस्क झेलने पड़ सकते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा यहाँ से तो बस इतना ही कि ये रिपोर्ट दे देंगे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर करना। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी आपको बता दूं, इसका स्थापना होता है 1971 में। हेडक्वार्टर इसका है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, और इसके संस्थापक थे क्लॉस स्वेब। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, ये भी तो बताओ। तो सुनो फिर। तो वैसे तो एक कई तरह की रिपोर्ट वगैरह जारी करता है, लेकिन उसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है वो मैं आपको बताऊं। तो एक तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हमने देख ही लिया, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट ये जारी करता है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये जारी करता है, और एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी ये जारी करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा चित्रा बनर्जी ने। तो इन्फोसिस के को फाउंडर, या यूं कहूं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ससुर जी नारायण मूर्ति साहब और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति के ऊपर यह बुक लिखी है चित्रा बनर्जी ने। बुक का नाम है द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। मतलब उनकी लाइफ के शुरुआती दौर के बारे में इसमें बताया गया है कि वो आपस में कैसे मिले, क्या हुआ, तो उसके ऊपर ये बुक है। अच्छा, बुक्स वाला प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स में जो बुक्स आपकी न्यूज में रहती है उसमें से 10 बुक्स मैं आपको आज रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि नंदिनी दास, अभी कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। नंदिनी दास का नाम एक और कारण से न्यूज में था, अभी आपको याद हो तो इन्हें एक अवार्ड भी मिला था। आप में से कौन बताएगा कौन सा अवार्ड मिला था और किसने दिया था? और हाँ, आपकी जो रिवीजन वाली क्लास होती है जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ 2023 का, डेली 10-12 मिनट की वो क्लास होती है। तो अभी मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले ही मैंने ये प्रश्न आपको बताया है, इनका नाम आपको बताया है कि इनको एक अवार्ड मिला था। और हाँ, अगर आप में से कोई वो रिवीजन वाली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा, अगर आप खुद से करंट अफेयर का घर पे आराम से रिवीजन कर पा रहे हैं, खुद अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसको पलट के पीछे देख लेते हैं, हाँ भाई ये पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तब तो वो वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना फंसे हुए हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और यही सोचते हैं कि अच्छा कल कर लूंगा, अच्छा परसों कर लूंगा, संडे को कर लूंगा, इस बार नहीं कर पाया अब कर लूंगा, तो ऐसे ऐसे करते करते तो आपके दिन निकल रहे हैं। बस दिन के केवल 10 या 12 मिनट आप उस वीडियो को देखने के लिए निकाल लेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। वरना फिर एग्जाम टाइम पे पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा कि पढ़ा तो मैंने इतना सारा है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी है, लेकिन अब उसे एक साथ समेटू कैसे, एक साथ कैसे रिवीजन करूं। बाकी देखो आगे वाणी त्रिपाठी वाई कांट एलिफेंट बी रेड नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बात करेंगे, बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ रोड सिनेमा नाम से बुक लिखी। डॉक्टर M.A. हसन वॉर एंड वुमेन नाम से बुक लिखी। पीयूष बोबले गांधी सियासत और संप्रदाय नाम से बुक लिखी। एक दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है क्रॉस कोर्ट। और बोरिया मजूमदार, इन्होंने सचिन के ऊपर बुक लिखी थी उनके 50वें जन्मदिन पे, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। वैसे सचिन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई। अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी इन्होंने। आशीष कुंद्रा अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नाम से बुक लिखी थी। नारायण वाघुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी, इसको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया था। और शशि शेखर वेम्पति कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो यहाँ पे 10 बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई, 10-11 बुक्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा समीर कुमार सिन्हा। तो इनका नाम याद रखना है आपको। और वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ यूपी। अभी याद है रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में पहली महिला डीजीपी बनी थी। रघुराम अय्यर की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने ये। वैसे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। और शशि सिंह अखिल भारतीय रबर संघ के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। या आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार वीडियो को शेयर कर देना। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्विज मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या रही? सड़क सुरक्षा नायक बनो। और अभी प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस घराने से था? किराना घराना। और किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की? कर्नाटक। ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए लाई चिंगते। और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी दीपा भंडारे। इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम की जो बुक है इसको लिखा है जया जेटली ने। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन का नाम क्या है? दृष्टि 10 अडानी ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया अभी बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान। और आखिरी प्रश्न था, डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? उड़ीसा। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हो ना, सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था कि भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित करेगी? तो आंसर होगा पुणे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।